इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहां कल आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनल एग्जाम है। फाइनल एग्जाम्स का प्रेशर तो अलग ही होता है। बिल्कुल। और एक ऐसा एग्जाम जो आपका पूरा करियर तय करेगा। लेकिन आपने उसकी तैयारी के लिए पूरी तरह से अपने एक दोस्त के नोट्स पर भरोसा कर लिया है। यानी खुद से एक भी पन्ना नहीं पढ़ा। एकदम नहीं। बस ये सोच लिया कि सुबह वो दोस्त आएगा, अपने नोट्स देगा और हम पास हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम की सुबह वो दोस्त गायब है। अरे, हाँ, उसका फोन भी बंद है। तो अब क्या होगा? सारी मेहनत, सारे सपने एक झटके में खत्म। ये तो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही डरावना सपना है, मतलब पैनिक अटैक वाली सिचुएशन। सही कहा आपने। और रैंकवियर एसएससी के सभी स्टूडेंट्स का आज के इस नए डीप डाइव सेशन में स्वागत है, क्योंकि आज हम जिस कॉन्सेप्ट को डिकोड कर रहे हैं ना, वो इसी खौफनाक सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एग्जाम की जगह हमारे देश की इकोनॉमी है। हाँ, और उस दोस्त के नोट्स की जगह विदेशी तेल है। तो आज का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। जो नए स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, उनके लिए हम एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा के इस भारी भरकम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। बिल्कुल। और आज हमारी डीप डाइव जिस सोर्स मटेरियल पर आधारित है वो है ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ब्लूप्रिंट। ये भारत की एक बहुत ही शानदार 5 आयामी यानी 5 डायमेंशनल रक्षा रणनीति है। लेकिन इस ब्लूप्रिंट को समझने से पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होगा, है ना? हमारी स्टडी मटेरियल की शुरुआत में ही एक बहुत क्लियर वार्निंग दी गई है। सबसे बड़ा रिस्क यानी सबसे बड़ा खतरा है बाहरी निर्भरता। एक्सटर्नल डिपेंडेंस, सही बात है। क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल बाहर से खरीदते हैं, और एनर्जी के बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता ना। आपके घर का पंखा, ना इंटरनेट के सर्वर्स, और ना ही बॉर्डर पर खड़े टैंक। वही तो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही नैरो समुद्री जगह का जिक्र है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे हम हॉर्मुज जल्द मरुमाध्य भी कहते हैं। हाँ, ये एक ऐसी समुद्री पतली सी गली है जहाँ से दुनिया भर का तेल बड़े बड़े जहाज़ों में भरकर निकलता है। यानी दुनिया की ऑयल सप्लाई का एक चोक पॉइंट। एग्जैक्टली इसे आप एक आवर ग्लास यानी रेत की घड़ी के उस पतले हिस्से की तरह सोच सकते हैं जहाँ से सारी रेत को गुजरना ही होता है। बढ़िया एनालॉजी है ये। अब सोचिए, जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर मिडिल ईस्ट में कोई युद्ध छिड़ जाए या कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट आ जाए और वो समुद्री रास्ता कुछ हफ्तों के लिए ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा? तो भारत में रातों रात पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रुक सकती है। ट्रक्स के पहिए थम जाएंगे, मंडियों में सब्जी नहीं पहुंचेगी और महंगाई आसमान छूने लगेगी। तो सवाल ये है कि इस जानलेवा डिपेंडेंस से बचा कैसे जाए? देखिए, इस सवाल का जवाब रातों रात तो मिल नहीं सकता। हमारी सामग्री इस पर बहुत स्पष्ट है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो इस 5 डायमेंशनल स्ट्रैटेजी में कोई जादू की छड़ी नहीं है। जादू की छड़ी बिल्कुल नहीं है। ये एक प्रॉपर मास्टर प्लान है जो अलग अलग टाइम फ्रेम्स में काम करता है। मतलब कुछ चीजें हमें आज ही बचानी है, कुछ अगले 5 साल में और कुछ अगले 20 साल में। ओके, तो चलिए इस मास्टर प्लान की सबसे पहली लेयर को अनपैक करते हैं। मान लीजिए कल ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, अचानक वॉर हो गई। ऐसे में हमें तुरंत उसी सेकंड एक बचाव की जरूरत होगी, है ना? बिल्कुल। और यहीं से हमारी रणनीति का पहला कदम शुरू होता है, जिसे आपातकालीन ढाल या इमरजेंसी शील्ड कहा गया है। टेक्निकल भाषा में इसे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या एसपीआर कहते हैं, राइट? हाँ, एसपीआर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मैट्रिक्स का एकदम इमीडिएट या तुरंत एक्शन लेने वाला प्लान है। तो थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। ये एसपीआर आखिर है क्या चीज़? सोर्स में जिक्र है अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स का। तो क्या हम सच में ज़मीन के नीचे बहुत गहरी गुफाओं में तेल भर रहे हैं? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? हाँ, मुझे तो बिल्कुल वैसे ही लगा था। लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। पर ये कोई नेचुरल गुफाएं नहीं है। इन्हें बहुत ही सॉलिड चट्टानों को काट कर जमीन के बहुत नीचे इंसानों द्वारा बनाया जाता है। ओह अच्छा। हाँ, और हम लाखों बैरल कच्चा तेल खरीदकर इन विशाल अंडरग्राउंड टैंक्स में जमा कर देते हैं। पर चट्टाने ही क्यों? कोई और तरीका नहीं है? चट्टानें इसलिए चुनी जाती हैं क्योंकि वो तेल के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करती। ये स्टोर करने का सबसे सुरक्षित तरीका होता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा डाउट है मेरा। हाँ, पूछिए। क्या ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? मतलब हम इन गुफाओं में कितना ही तेल भर लेंगे आखिर? 1 महीना,
2 महीना, ये तो बस एक बैंडेड लगाने जैसा हुआ ना, एक बहुत बड़े घाव पर। आपका ये ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। देखिए, एसपीआर को कभी भी एक परमानेंट सोल्यूशन के तौर पर डिजाइन ही नहीं किया गया। तो ये बेसिकली एक फर्स्ट एड किट की तरह है। एग्जैक्ट वर्ड यूज किया आपने। ये एक फर्स्ट एड किट ही है। जब अचानक दुनिया भर में ऑयल सप्लाई रुक जाती है और मार्केट में पैनिक मच जाता है, तो इकोनॉमी को उस शुरुआती झटके से बचाने के लिए ये ढाल काम आती है। जिससे पेट्रोल पंप अचानक से सूखे ना पड़ जाएं। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे गवर्नमेंट और स्ट्रैटेजिस्ट को आगे का रास्ता सोचने और डिप्लोमेटिक बातचीत करने के लिए कुछ हफ्तों या महीनों का कीमती टाइम दे देता है। समझ गया। यानी जब घर में आग लगे तो सबसे पहले बाल्टी का पानी डालो ताकि फायर ब्रिगेड के आने का टाइम मिल सके। एसपीआर वही बाल्टी का पानी है। बहुत सही एनालॉजी दिया आपने। लेकिन हम हमेशा गुफाओं के तेल पर तो जिंदा नहीं रह सकते ना। जब वो तेल खत्म होने लगेगा तब हमें एक ब्रिज यानी एक पुल की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा पुल जो हमें आज के इस पेट्रोल पर डिपेंडेंट युग से निकालकर फ्यूचर की क्लीन एनर्जी तक ले जाए। और यहीं पर हमारी स्ट्रैटेजी का शॉर्ट टर्म प्लान पिक्चर में आता है, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा तेल गाड़ियों में जलता है, यानी ट्रांसपोर्ट में। इसलिए इस ब्रिज को खास तौर पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बनाया गया है। आप बायोफ्यूल्स और इथेनॉल की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एथनॉल ब्लेंडिंग की। ये वर्ड तो आजकल न्यूज़ में बहुत सुनने को मिलता है। सामग्री में भी बताया गया है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का जो प्रोसेस है वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बेहतरीन ब्रिज टेक्नोलॉजी है। ये सीधे तौर पर हमारे ऑयल इंपोर्ट्स को कम करती है। हाँ, और इसमें एक और बहुत दिलचस्प एंगल है। वही ना कि ये सिर्फ किसी फैक्ट्री में बनने वाला केमिकल नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन हमारे किसानों और खेतों से है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। यही तो इस ब्लूप्रिंट की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर हम उस पूरे साइकिल को समझें जो सोर्स में सिखाया गया है, सबसे पहले किसान अपनी फसल के वो बचे हुए हिस्से देते हैं जिन्हें पहले बेकार समझकर जला दिया जाता था, जिससे पोल्यूशन भी बहुत होता था। हाँ, पराली जलाने वाली प्रॉब्लम है। इसे ऐसे समझिए कि अगर हम पहले 100 लीटर पेट्रोल किसी बाहरी देश से मंगा रहे थे, हाँ। तो अब हम 80 लीटर मंगा रहे हैं। Exactly. और उसमें 20 लीटर अपने ही खेतों से बना एथेनॉल मिला रहे हैं। तो वो 20% पैसा जो पहले देश के बाहर जा रहा था वो हमने बचा लिया। एग्जैक्टली। और वो बचा हुआ पैसा घूमकर वापस किसकी जेब में जा रहा है? हमारे किसानों की जेब में। मतलब उनकी आमदनी बढ़ रही है। मैं सोच रहा था ये तो एक तीर से 4 निशाने लगाने वाली बात हो गई। वो कैसे? देखिए, पहला हमने इंपोर्ट कम करके स्ट्रैटेजिक फायदा लिया। दूसरा, फॉरेन एक्सचेंज बचाया। तीसरा, खेतों में आग लगने से जो पोल्यूशन होता था वो रोका। और चौथा, रूरल इकोनॉमी में पैसा पंप कर दिया। आपने इसे बहुत परफेक्टली डिकोड किया है और इसी वजह से इसे एक ब्रिज कहा गया है। ये हमें रातों रात पेट्रोल से आज़ाद तो नहीं कर रहा, पर इंपोर्ट के उस भारी बोझ को कम जरूर कर रहा है, ताकि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकें अगले बड़े बदलाव के लिए। सही पकड़े। ओके, तो एथनॉल ने हमें थोड़ा वक्त और पैसा दे दिया, लेकिन देखिए असली आज़ादी तो तब मिलेगी ना जब हम अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करेंगे और अपनी गाड़ियां बिना एक बूंद पेट्रोल या डीजल के चलाएंगे, जो हमें हमारी रणनीति के मीडियम टर्म प्लान पर ले आता है। हाँ, और इस मीडियम टर्म प्लान के 2 मेन पिलर्स हैं जो एक साथ चलते हैं। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा, और दूसरा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज। चलिए पहले एनर्जी प्रोडक्शन को समझते हैं। सोर्स मटेरियल में भारत की ज्योग्राफिकल पोजीशन का बड़ा अच्छा जिक्र है। हम एक सनरिच देश हैं। हाँ, साल के ज्यादातर दिन यहाँ कड़कती धूप होती है। तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास सोलर एनर्जी की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं। सोचिए, अगर हम सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े पावर प्लांट्स पर डिपेंड रहने के बजाय हर घर, स्कूल या फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल लगा दें, तो ऊर्जा का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण। बिल्कुल। हाँ, और अगर इसके साथ हम हवा से बनने वाली विंड एनर्जी और पानी से बनने वाली हाइड्रो पावर को भी जोड़ दें, तो हम अपना खुद का एक बहुत बड़ा घरेलू पावर ग्रिड बना सकते हैं ना। इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा है। जब आप अपनी बिजली खुद बना रहे हैं, तो कोई भी बाहरी देश आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। धूप और हवा पर तो किसी एक देश का मोनोपोली नहीं है ना। लेकिन एनर्जी के साथ साथ हमें अपने ट्रांसपोर्ट को भी तो बदलना होगा, और यहीं ईवीज की एंट्री होती है।
इलेक्ट्रिक कार्स, बाइक्स, बसेस। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को इलेक्ट्रिक कर दें और हर जगह चार्जिंग स्टेशंस लगा दें तो तेल मंगाने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत खटक रही है। एक मिनट, ज़रा इसको डाइसेक्ट करते हैं। बोलिए, क्या डाउट है आपको? अगर हम सड़कों से सारी पेट्रोल गाड़ियां हटा दें और करोड़ों ईवीज ले आएं, लेकिन उन ईवीज को चार्ज करने के लिए जो बिजली ग्रिड से आ रही है, अगर वो अभी भी किसी दूर शहर में कोयला या गैस जलाकर बन रही हो, तो क्या हमने सच में कुछ उखाड़ा? एक बहुत ही बढ़िया और क्रिटिकल पॉइंट उठाया आपने। क्योंकि ऐसे तो हम सिर्फ प्रॉब्लम का एड्रेस बदल रहे हैं ना। पहले धुआं और इंपोर्ट का डिपेंडेंस कार के साइलेंसर से निकल रहा था, अब वो पावर प्लांट की चिमनी से निकल रहा है। कोयला या गैस तो बाहर से ही आएगा ना। एग्जैक्टली। और दुनिया के कई देश शुरुआत में यही भूल कर रहे थे। इसीलिए हमारी डीप डाइव के सोर्स मटेरियल में देखिए, रिन्यूएबल्स और ईवीज को अलग अलग डिस्कस नहीं किया गया है, इन्हें एक ही ब्लॉक में रखा गया है। अच्छा, तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अकेले काम नहीं कर सकते। रिन्यूएबल्स का काम है हमारे पावर ग्रिड को ग्रीन करना, और ईवीज का काम है हमारे ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रीफाई करना। तो अगर ग्रिड गंदा है तो ईवी चलाने का कोई खास फायदा नहीं है। सही कहा। लेकिन जब आपके घर की छत पर लगा सोलर पैनल बिजली बनाता है और उसी साफ बिजली से आपकी कार चार्ज होती है, तब जाके वो लूप पूरा होता है। वाह। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अब हमने विदेशी तेल और कार्बन एमिशन दोनों से पूरी तरह आज़ादी पा ली है। साफ ग्रिड से साफ गाड़ियाँ, असली लक्ष्य यही है। ये तो बहुत ही डीप बात हो गई। दोनों का सिंक्रोनाइजेशन ज़रूरी है। अच्छा, एक और सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए हमने ये भी अचीव कर लिया, सोलर और विंड से घर रोशन हो गए, गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक हो गई, तो क्या हमारा मास्टर प्लान कंप्लीट हो गया? क्या हम 100% आत्मनिर्भर हो गए अब? अभी नहीं। और सच बताऊं तो यहीं पर आकर सबसे ज्यादा लोग चकमा खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि घरों और कार्स को संभालना एक अलग बात है, लेकिन उन विशाल हैवी इंडस्ट्रीज का क्या? स्टील प्लांट्स जहां हजारों डिग्री पर लोहा पिघलाया जाता है, या सीमेंट फैक्ट्रीज, या फिर वो समुंदर में महीनों तक चलने वाले भारी भरकम कार्गो शिप्स। ओ राइट, वहाँ तो हम बैटरी नहीं लगा सकते ना। बैटरी इतनी भारी हो जाएगी कि जहाज तो वैसे ही डूब जाएगा वजन से। एकदम सही पॉइंट है। और दूसरा बड़ा सवाल, रात का क्या? जब सूरज ढल जाएगा और हवा बंद हो जाएगी, तब उस विशाल पावर ग्रिड को कौन चलाएगा? इन चैलेंजेस के बिना तो हमारा पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। तो इनका क्या सोल्यूशन है हमारी ब्लूप्रिंट में? इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमारी रणनीति का 5वां और सबसे आखिरी आयाम सामने आता है, फ्यूचर एनर्जी। इसे लॉन्ग टर्म प्लान का नाम दिया गया है। और इस लॉन्ग टर्म प्लान में क्या है? इसके अंदर दो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन, ये शब्द मैंने आजकल न्यूज़ में बहुत सुना है। सामग्री में इसको क्लीन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर बताया गया है। पर ये बनता कैसे है? जो साइकिल वहाँ दी गई है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इसे एकदम बेसिक लेवल पर समझते हैं। हाँ। आप एक ग्लास पानी लीजिए। पानी क्या होता है? H2O है ना? जी बिल्कुल। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड से आई हुई साफ बिजली को उस पानी से गुजारते हैं, तो एक रिएक्शन होता है जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मतलब साफ बिजली का यूज करके पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना? हाँ बिल्कुल। ये प्रोसेस पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट कर देता है। ऑक्सीजन को तो हम हवा में वापस छोड़ सकते हैं, और जो हाइड्रोजन बचती है उसे स्टोर कर लिया जाता है। और इसे ग्रीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको तोड़ने के लिए जो बिजली लगी वो कोयले से नहीं बल्कि धूप या हवा से आई थी। 100% करेक्ट। और जब इस ग्रीन हाइड्रोजन को उन हेवी स्टील प्लांट्स या कार्गो शिप्स के इंजन्स में जलाया जाता है ना, तो ये इतनी मैसिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है जो फॉसिल फ्यूल्स को आसानी से रिप्लेस कर दे। क्या बात है। और इसमें सबसे मैजिकल बात बताए क्या है? क्या? जब हाइड्रोजन जलेगी तो साइलेंसर से कोई काला धुआं नहीं निकलता, सिर्फ पानी की भाप निकलती है। ये तो सच में किसी जादू की तरह साउंड करता है। पानी से फ्यूल बनाना और जलने के बाद वापस पानी बन जाना। हैवी इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम तो इससे सॉल्व होती दिख रही है। लेकिन वो जो रात के अंधेरे वाली बात थी,
जब ग्रिड को चलाने के लिए सोलर नहीं होगा? उसका जवाब है हमारा दूसरा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, न्यूक्लियर एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा। सोर्स मटेरियल में इसके लिए एक बहुत खास शब्द यूज हुआ है, बेस लोड। बेस लोड, इस वर्ड को थोड़ा डिकोड करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं एक बड़ी इमारत की कल्पना करूं तो बेस लोड उस इमारत की नींव की तरह है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। क्योंकि देखिए, सोलर और विंड तो मौसम के गुलाम है ना? बादल आ गए तो बिजली गिर गई, हवा धीमी हुई तो टरबाइन रुक गए। ग्रिड में जो ये उतार चढ़ाव आता है वो पूरे देश को ब्लैकआउट कर सकता है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी उस मजबूत नींव की तरह है जो मौसम की परवाह नहीं करती। सही पकड़ा। ये 24 घंटे, 7 दिन, चाहे दिन हो या रात, एक बराबर मात्रा में कंटिन्यूअसली क्लीन एनर्जी देती रहती है। बहुत सटीक एनालॉजी दी आपने इमारत वाली। बिना इस मजबूत नींव या बेस लोड के एक रिलायबल पावर ग्रिड बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन आपने पहले एक सवाल पूछा था कि इन्हें लॉन्ग टर्म क्यों कहा गया है, हम इनको आज ही क्यों नहीं लगा लेते? हाँ वही, अगर ये सब इतना ही बढ़िया है तो 15-20 साल क्यों वेट करना, कल ही बना दो सब। क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना कोई छत पर सोलर पैनल लगाने जैसा आसान काम नहीं है। सही बात है। इसमें हजारों करोड़ की पूंजी लगती है, दशकों का वक्त लगता है और सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग चाहिए होती है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि एक छोटी सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। और ग्रीन हाइड्रोजन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी दुनिया में बन ही रहा है। समझ गया, मतलब दोनों में लगातार रिसर्च और मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसीलिए रणनीति का आखिरी हिस्सा है। एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजीज लॉन्ग टर्म विजन मांगती हैं। तो ये सारी बातें मिलकर एक बहुत ही क्लियर पिक्चर बना रही हैं आज। चलिए इस पूरे डिस्कशन को समेटने से पहले एक बार इन 5 स्टेप्स को एक थ्रेड में जोड़कर देखते हैं। जरूर। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक क्विक रिकैप। हमने शुरुआत की थी एक डरावनी सिचुएशन से जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो सकता है। उस इमरजेंसी से तुरंत बचने के लिए हमने एसपीआर यानी अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न्स में तेल स्टोर किया, जो इकोनॉमी की शील्ड बना। हाँ, पहला स्टेप। उसके बाद क्योंकि उस रिजर्व पे हम महीनों नहीं टिक सकते, तो हमने एक शॉर्ट टर्म पुल बनाया, बायोफ्यूल्स और एथेनॉल का। खेतों के वेस्ट से फ्यूल बनाया, इंपोर्ट कम किया और किसानों को पैसे दिए। दूसरा कदम जो ब्रिज था। फिर मीडियम टर्म में हमने रिन्यूएबल्स और ईवीज के कॉम्बिनेशन से अपने ग्रिड और ट्रांसपोर्ट को क्लीन किया, जिससे रिलायंस कम हुई। साफ ग्रिड से साफ गाड़ियां। और फाइनली हाइड्रोजन और न्यूक्लियर का लॉन्ग टर्म प्लान आया, जिसने हमारी हेवी इंडस्ट्रीज और बेस लोड पावर की टेंशन हमेशा के लिए खत्म कर दी। और जब कोई देश इन सभी कदमों को एक के बाद एक पूरी तरह लागू करता है, तब उस मंजिल पर पहुंचते हैं जिसे सोर्स में पूर्ण ऊर्जा आत्मनिर्भरता या कंप्लीट एनर्जी इंडिपेंडेंस कहा गया है। यानी 100% आज़ादी। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि कल को अगर दुनिया के किसी भी कोने में कोई वॉर छिड़ती है, तेल के कुएं जलते हैं या समुद्री रास्ते बंद होते हैं, तो भारत की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज चलती रहेंगी, हमारा ट्रांसपोर्ट दौड़ता रहेगा और देश की इकोनॉमी सुरक्षित रहेगी। ये बात तो साफ है कि ये सिर्फ एनवायरनमेंट बचाने का मामला नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। क्योंकि एनर्जी इंडिपेंडेंस के बिना कोई भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस टिक नहीं सकती। एकदम सही कहा आपने। तो आज के इस डीप डाइव सेशन को एंड करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारी प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स एक बहुत ही डीप थॉट पर विचार करें। हाँ, बताइए। देखिए, हमने हमेशा से किताबों में पढ़ा है और सुना है कि दुनिया की असली सुपर पावर वो देश होते हैं जिनके पास बहुत सारा कच्चा तेल है या ऑयल वेल्स हैं। लेकिन इस ब्लूप्रिंट को समझने के बाद जरा सोचिए, अगर एनर्जी इंडिपेंडेंस ही सच में सबसे बड़ी नेशनल सिक्योरिटी है, तो क्या आने वाले कल की सुपर पावर वो देश नहीं होंगे जिनके पास जमीन के नीचे तेल है, बल्कि वो होंगे जिनके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, सबसे स्मार्ट पावर ग्रिड और सबसे एडवांस्ड हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ये आने वाले फ्यूचर की सबसे कड़ी और सबसे बड़ी सच्चाई है। जो देश आज इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, वही कल दुनिया को लीड करेगा। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं,
वो इस ऊर्जा सुरक्षा के टॉपिक को अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कर लें। ये सिर्फ किसी एक एग्ज़ाम का सवाल नहीं है, बल्कि आने वाले फ्यूचर के भारत को समझने का एक लेंस है। और अपनी तैयारी ऐसे ही लगन के साथ करते रहिए। बिल्कुल। मिलते हैं अगले डीप डाइव सेशन में एक और नए कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में डिकोड करने के लिए।